मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जैसा कि आप जानते हैं और आपने सुना भी होगा कि मूवमेंट और लोकोमोशन, कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दो टर्म है। मूवमेंट का मतलब है अपनी एक ही जगह रहते हुए अपने किसी बॉडी पार्ट की पोजीशन चेंज करना। जैसे कि हम बैठे हैं, हमने हाथ हिला दिया, गर्दन हिला दी, तो ये मूवमेंट है। मूवमेंट में हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। किसी आदमी के किसी पार्ट में अंदर मूवमेंट हो जाना, जब हम बैठे हैं हमारे अंदर मूवमेंट चलती रहती है। जैसे कि हमारे किडनी फिल्ट्रेशन करते रहते हैं, हमारे लंग्स गैसों का एक्सचेंज करते रहते हैं, तो ये मूवमेंट है। हार्ट हमारा बीट करता रहता है, वो भी एक तरह की मूवमेंट है। सेल के अंदर यूनिसेलर में जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, साइटोप्लाज्म मूव करता है, वो भी एक तरह की मूवमेंट है। किसी सेल के अंदर सेल वही है, लेकिन सिलिया मूव कर सकते हैं, फ्लैजेला मूव कर सकते हैं, टेंटिकल मूव कर सकते हैं, ये भी एक तरह के मूवमेंट हैं। ऑर्गेनिज्म एक जगह दूसरी जगह नहीं जाता, बल्कि वहीं रहता है और उसके पार्ट चेंज हो जाते हैं। हमारे शरीर में दूसरी तरह की मूवमेंट भी पाई जाती है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह उठ के चले जाते हैं, उसको कहते हैं लोकोमोशन। एनिमल में ज़्यादातर लोकोमोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मूवमेंट और लोकोमोशन आपको समझ आ गया होगा। मूवमेंट का मतलब है उसी जगह बैठे हो, अपने हाथ हिला दिया, वो मूवमेंट है। गर्दन हिला दी, वो मूवमेंट है। आपने अपने बॉडी का कोई पार्ट हिला दिया, वो मूवमेंट है। तो मूवमेंट तो प्लांट भी करते हैं, लेकिन प्लांट लोकोमोशन नहीं करते। आप देखते होंगे कि प्लांट का कोई पार्ट किधर मूव कर जाता है। कई बार वो चलते चलते जब ग्रोथ होती है, तो वो मूवमेंट, ग्रोथ में वो इधर उधर झुक जाते हैं, वो सारा का सारा मूवमेंट है। लोकोमोशन में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ऑर्गेनिज्म। कई बार दौड़ के हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बहुत सारे जानवर भी चले जाते हैं, वो भोजन की तलाश में चले जाते हैं। कुछ किसी दुश्मन से बचने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में, कई बार अपनी किसी कोई चीज़ बनाने के लिए। तो इस तरह से जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट एक अलग चीज़ है, और जो हमारा लोकोमोशन है वो एक अलग चीज़ है। तो इसको आप सबसे पहले तो मूवमेंट और लोकोमोशन में आप डिफरेंस समझें। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में आपको डिफरेंस आ गया होगा। मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अब मूवमेंट तो बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है, उसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन हमें चाहिए लोकोमोशन। लोकोमोशन से ये चैप्टर रिलेटेड है। मूवमेंट तो सेल के अंदर हो जाता है, सेल के बाहर भी हो जाता है, और मूवमेंट तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो अमीबा मूव करता है, अमीबा चलता है सूडोपोडिया के द्वारा। सूडोपोडियल मूवमेंट अमीबा में होता है, इसको हम कहते हैं अमीबोइड मूवमेंट या सूडोपोडियल मूवमेंट। और ये एक प्रोटोजोआ का ग्रुप है, प्रोटिस्ट है, जिसमें सार्कोडाइन आते हैं। उन सब में अमीबा सूडोपोडिया से मूवमेंट होता है। हमारी WBC भी, मैक्रोफेज भी, फैगोसाइट भी, ये सूडोपोडिया के द्वारा मूव करती है। सूडोपोडिया के द्वारा मूव करके ये कई बार हमें हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह से बचाती है, वायरस से बचाती है, किसी पैथोजन से बचाती है। सिलियरी मूवमेंट सिलिया के द्वारा होता है, पैरामीशिया में होता है। हमारे शरीर में भी कई पार्ट में सिलियरी मूवमेंट होता है। आप देखें, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें से हम जब हमें खांसी आती है, छींक आती है, तो वो सिलियरी मूवमेंट है एक तरह का। उसमें सिलिया ने हमारी बॉडी में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से हार्मफुल पार्टिकल, कोई डस्ट पार्टिकल बाहर निकाला है। इसी तरह फैलोपियन ट्यूब में ओवम का मूवमेंट होता है, स्पर्म और ओवम के मूवमेंट के लिए रिप्रोडक्शन में, तो वो भी एक तरह का सिलियरी मूवमेंट है, सिलिया के द्वारा होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें फ्लैजेला होते हैं, उनमें फ्लैजेलर मूवमेंट होता है, फ्लैजेला के द्वारा मूवमेंट होता है। जैसे यूग्लिना है, हमारे स्पर्म में भी फ्लैजेला होता है, जिससे वो फ्लैजेला से मूवमेंट करता है। तो इस तरह के मूवमेंट, स्पंज में भी कुछ सेल होती हैं फ्लैजेलेटेड, उनके द्वारा मूवमेंट होता है। अर्थवॉर्म मूवमेंट करता है अपने सीटी के द्वारा। स्किन में उसके एस शेप की स्ट्रक्चर, बॉडी वाल में सीटी होते हैं, वो सीटी चलते हैं, उसमें मसल्स भी होती है थोड़ी बहुत, और ये बॉडी वाल और सीटी के द्वारा ये मूव करता है। स्टारफिश में ट्यूब फीट होते हैं, जिनके द्वारा मूवमेंट करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मूवमेंट होने वाला मस्कुलर मूवमेंट है। मस्कुलर मूवमेंट में मसल्स होती हैं, और मसल्स के द्वारा ऑर्गेनिज्म मूव करता है। और आपको पता है, ये मसल्स में नर्वस सिस्टम का भी रोल है, क्योंकि नर्व के द्वारा मैसेज आता है, इम्पल्स आती है, और जब जाए हमारा नर्वस सिस्टम मूव करता है। तो इस तरह से मूवमेंट के लिए जो मस्कुलर सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। जब तक इनर्वेशन नहीं होगा, जब तक नर्व से मैसेज नहीं मिलेगा, तब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा। मसल हमारी बॉडी का एक स्पेशल टिश्यू है। आपने पढ़ा होगा मस्कुलर टिश्यू, जो टिश्यू वाले चैप्टर में। मस्कुलर टिश्यू की खास बात है, और वो खास बात यह है कि मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी का ऐसा टिश्यू है जो एक्साइटेशन कर जाता है।
जिस पे जब कोई इम्पल्स आती है तो वो एक्साइट होकर वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाता है, रिलैक्स भी कर जाता है। मसल्स को अगर हम ओरिजिन में देखें तो जो गैस्ट्रुला है उसमें एक्टोडर्मिस, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस 3 लेयर होती हैं। तो मीजोडर्म से मसल का ओरिजिन होता है। हमारी बॉडी का 40 से 50% भाग मसल से ही बना हुआ होता है और मसल की वजह से मूव करते हैं। हमारी बॉडी का आधा लगभग वेट मसल का होता है और लगभग इसी इतना ही वेट लगभग हमारे कनेक्टिव टिश्यू का होता है। इनकी प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, एक्सटेंस कर जाती है और इलास्टिक भी होती हैं। मसल्स डिफरेंट तरह के मूवमेंट सारे मसल के द्वारा ही होते हैं। मसल्स का हमने अगर हम देखें तो मसल टेंडन के द्वारा बोन से जुड़ी होती हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये टेंडन है, ये बोन है, ये मसल्स हैं, ये इस तरह जुड़ी रहती हैं। मसल्स के ऊपर की कवरिंग इसमें दिखाई है पेरीमाइसियम, और इसके अंदर ही मसल फाइबर होते हैं। इसके सारे फाइबर के ऊपर की जो कवरिंग है उसको एपिमाइसियम कहते हैं। मसल के बंडल को फेसिकल कहते हैं। इसका जिक्र आगे भी आएगा, एक डायग्राम और आगे आएगा, वहाँ हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हमारी जो मसलकुलर टिश्यू है वो 3 तरह के होते हैं, एक स्केलेटल मसल्स, दूसरी विसरल मसल, तीसरी कार्डियक मसल। पहले हम बात करें स्केलेटल या वॉलंटरी मसल की। ये मसल्स हमारे स्केलेटन से जुड़ी हैं और हमारी इच्छा से काम करती हैं। इनमें लाइट और डार्क बैंड होते हैं, इसलिए इनको स्टीरेटेड मसल या स्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं। हमारी इच्छा से काम करती हैं तो वॉलंटरी मसल्स हैं। स्केलेटन से जुड़ी हैं तो स्केलेटल मसल्स हैं। इनवॉलंटरी मसल हमारे विसरल पार्ट में पाई जाती है, हमारे किडनी में, लंग्स में, लीवर में, एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे विसरल ऑर्गन में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो इनको हम इनवॉलंटरी कहते हैं। हमारी इच्छा से काम नहीं करती, ये हमारे चाहने से काम नहीं करती, ये अपने आप काम करती हैं। तो इन मसल्स को हम कहते हैं विसरल मसल्स या अनस्ट्राइप्ड मसल्स। हमारी इच्छा से काम ना करने की वजह से इनको इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। और ये विसरल ऑर्गन में पाए जाते हैं, इसलिए विसरल मसल्स भी कहलाती हैं। और इनमें लाइट डार्क बैंड नहीं होते, इसलिए अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी कहलाती हैं। ये स्मूथ मसल भी हम इनको कहते हैं क्योंकि इनमें लाइट और डार्क बैंड नहीं होता। तीसरी मसल आती हैं कार्डियक मसल, जो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं और ये भी हमारी इच्छा से काम नहीं करती, लेकिन ये मसल्स स्टीरेटेड मसल होते हैं। इनमें लाइट और डार्क बैंड होता है। ये ब्रांच्ड मसल्स होती हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से इनका कंट्रोल होता है। ये कभी नहीं थकती है, लगातार काम करती रहती हैं। और ये मसल्स हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स हैं क्योंकि इनमें रीजनरेशन पावर भी बहुत ज़्यादा है, ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। इन मसल्स का डायग्राम, इन मसल्स के बारे में थोड़ा सा आपने एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में, आपने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा हुआ है, वहाँ भी हमने इसकी एक वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखें। हम पहले मस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। मसल और मसल फाइबर की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हर मसल्स में बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। ये एक डायग्राम दिखाया हुआ, आप इस डायग्राम को देखें। ये मसल यहाँ से इसके जो हाथ वाली ये जो इसका पोर्शन है, यहाँ से ये मसल्स ली है और ये मसल टेंडन के द्वारा जुड़ी हुई हैं बोन के साथ। और फिर इसमें मसल के बंडल को, मसल फाइबर को फेसिकल कहते हैं। इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू भी जुड़ा हुआ है। और फिर इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर ये मसल्स की फाइबर है और मसल फाइबर के अंदर सार्कोमियर इसकी एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। तो मसल्स हमारी बॉडी में जो मसल पाई जाती है तो टेंडन से और लिगामेंट से ये मसल्स आपस में जुड़े। टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है और लिगामेंट मसल्स को मसल से जोड़ता है। तो ये इस तरह से ये मसल्स में 3 डिफरेंट लेयर होते हैं। तो एपिमाइसियम होता है जो सबसे ऊपर की बाहर की कवरिंग होती है पूरी मसल्स की, एपिमाइसियम के। पेरीमाइसियम अलग अलग फेसिकल अलग मसल के बंडल को जोड़ता है। एंडोमाइसियम हर इंडिविजुअल मसल फाइबर को जो सराउंड करता है वो एंडोमाइसियम है। स्केलेटल मसल फाइबर में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिससे उनमें एटीपी बनाने में मदद मिलती है। मसल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो लेयर होती है मसल फाइबर के ऊपर, उसको कहते हैं ये सार्कोलेमा। वास्तव में सार्कोलेमा मसल की सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है वो साइटोप्लाज्म नहीं कहा जाता, वो सार्कोप्लाज्म कहलाता है। और मसल्स के जो फाइबर है उनको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट होते हैं जिनको मायोफिलामेंट कहते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, थिक और थिन। जो मायोसिन है वो थिक फिलामेंट होते हैं, जो एक्टिन वाले होते हैं वो थिन फिलामेंट होते हैं। अब हम इसकी वॉलंटरी मसल की स्ट्रक्चर देखें तो ये वॉलंटरी मसल्स में कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन पाया जाता है जिसके द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ये मसल फाइबर में बहुत सारी यूनिट होती है। और अगर हम वॉलंटरी मसल्स की बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये इनमें फेसिकल नाम के बंडल पाए जाते हैं। इनके ऊपर की जो लेयर है वो मैंने पहले बता दिया कि उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। और इसके माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें कैल्शियम आयन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मायोफाइब्रिल अरेंज होते हैं सार्कोमियर में। सार्कोमियर इसकी फंक्शनल यूनिट है
और सार्कोमियर ही आपस में एंड टू एंड टोटल लेंथ फाइबर में जुड़े हुए होते हैं। सार्कोमियर के दो सार्कोमियर के बीच एक जेड लाइन होती है, और जेड लाइन के अंदर फिर ये अगर बैंड की बात करें, इसमें एक ए बैंड होता है, एक आई बैंड होता है। ए बैंड को कहते हैं एनआइसोट्रोपिक और आई को कहते हैं आइसोट्रोपिक। आप इस मसल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक सार्कोमियर की आप ये देखें, सार्कोमियर के बीच में एक एम लाइन होती है और दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं एक सार्कोमियर। तो सार्कोमियर के अंदर अगर हम सेंटर में देखें, जेड लाइन के बीच में देखें, ये इसकी एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, और एक जेड लाइन के बाद दूसरी जेड लाइन है। आप इसको देखें, इसमें ये दो तरह के फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है। थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट होते हैं। आप ये दोनों फिलामेंट का अरेंजमेंट देखें, बीच का बैंड ए बैंड होता है जो एनआइसोट्रोपिक होता है, और ए बैंड के बीचों बीच एक एम बैंड भी। आपकी बुक में एम बैंड वाली कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मॉडर्न जो रिसर्च है उसमें पता लगा कि ए बैंड के बीच में एक एम बैंड भी होता है। ये एच जोन है जहाँ केवल और केवल थिक फिलामेंट होते हैं, और जहाँ थिक और थिन दोनों होते हैं वो इसका ए जोन है। इस तरह से इसमें इसको यहाँ नई कंसेप्ट में इसको जेड जोन कहते हैं। जेड लाइन या जेड डिस्क, इसके पास एक विशेष प्रोटीन होती है, इसको नेबुलिन कहते हैं। एक और प्रोटीन इसमें टाइटिन भी पाई जाती है, लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये थिक और थिन फाइबर एक दूसरे के पास ओवरलैपिंग में जुड़े रहते हैं। एच जोन में केवल थिक फिलामेंट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये थिक फिलामेंट मायोसिन के बने होते हैं, और जो थिन फिलामेंट है वो एक्टिन के बने होते हैं। इस प्रकार से एक्टिन प्रोटीन में दो तरह की फॉर्म होती हैं, एक मोनोमेरिक, एक पॉलीमेरिक। थिन फिलामेंट में कंटेक्टाइल प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन भी होती है। अब हम फिलामेंट की स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। ट्रोपोनिन भी इसमें एक प्रोटीन होती है, और इसमें मायोसिन मोलिक्यूल में एक लाइट मैरोमाइसिन होती है, एक हैवी मैरोमाइसिन। लाइट मैरोमाइसिन को LMM कहते हैं, हैवी मैरोमाइसिन को HMM कहते हैं। अब हम इनकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जो थिक और थिन प्रोटीन है, जी प्रोटीन को हम दो फिलामेंट एक दूसरी प्रोटीन के एक के ऊपर एक आपस में रन करते हैं, और ये इस तरह से रन करते हैं कि आप ये स्ट्रक्चर देखें, ये दो थिन फिलामेंट में एक्टिन मोलिक्यूल के इस तरह से एक के ऊपर एक ये ट्विस्टेड फॉर्म में ये रन करते हैं। ये तो थी हमारी थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर। मायोसिन फिलामेंट की यूनिट यहाँ देखें, ये तो इसका प्रोटीन वाला पार्ट है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड पार्ट कहते हैं। इसके आगे की ओर ये हेड वाले पार्ट पे ATP बाइंडिंग साइड है और एक्टिन बाइंडिंग साइड है, यहाँ दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। और ये इस तरह से मायोसिन फिलामेंट में ये इस तरह से अटैच होते हैं कि इसमें जगह जगह कहीं ये लॉन्ग ये पॉलीपेप्टाइड और कहीं ये हेड और ये क्रॉस आर्म होती हैं। एक्टिन फिलामेंट की अगर हम बात करें तो इसमें ये मोनोमर्स, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन और एफ एक्टिन तीनों इस तरह से अरेंज है। ट्रोपोनिन पे कैल्शियम आयन जुड़ते हैं, और ट्रोपोमाइसिन इसके बराबर में ये जो आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, जो रोप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, और ये जो गोल गोल से आपको दिख रहे हैं ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये एफ एक्टिन है। इस तरह से ये मसल्स के अंदर ये इनकी स्ट्रक्चर है। और ये थिन और थिक फिलामेंट का अरेंजमेंट नीचे दिखाया हुआ है। ये मायोसिन फिलामेंट थिक फिलामेंट है, और ये एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट है। इस तरह से इसमें अरेंज है। अगर हम इनकी बात करें तो आगे इसमें एक मायोसिन फिलामेंट को 6 थिन एक्टिन फिलामेंट सराउंड करते हैं। इसके चारों ओर ये 3D स्ट्रक्चर में चारों तरफ से इसको घेरे रखते हैं, और इनके बीच में क्रॉस ब्रिज भी होता है जिसको हम आगे बात करेंगे। अब मसल्स काम कैसे करती है? वास्तव में मसल काम जब करेगी जब उस पर कई नर्व से इम्पल्स आता है। कोई न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन है जो इससे मसल से कनेक्टेड होते हैं उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन जब यहाँ आके एंड हो जाती है बनाती है मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट किसी मसल का वो पार्ट है जहाँ वो नर्व से मिलती है। तो मोटर एंड प्लेट पे नर्व से नर्व इम्पल्स आता है, और जब वहाँ नर्व इम्पल्स आता है तो उस जगह एक जंक्शन बनता है जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या NMJ भी कहते हैं। NMJ में एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, एक जगह होती है जहाँ एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है सिनेप्टिकल वेसिकल में। न्यूरोट्रांसमीटर भी दो तरह के होते हैं, एक एसिटाइल कोलिन होता है, एक एड्रेनलिन होता है। जो एसिटाइल कोलिन निकालते हैं उन्हें कोलिनर्जिक कहते हैं, जो एड्रेनलिन निकालते हैं उन्हें एड्रेनर्जिक कहते हैं। जब ये निकलते हैं तो उसके बाद मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। नर्व इम्पल्स जब आता है न्यूरोट्रांसमीटर देता है तो इसमें से सबसे पहले वो कैल्शियम आयन निकालता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें से जब तक कैल्शियम आयन नहीं निकलेगा तब तक ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहला काम है कि कैल्शियम आयन निकलता है। मसल्स के अंदर एक स्पेशल मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्रेटीन फास्फेट।
क्रेटीन फास्फेट एटीपी को रीजनरेट कर देता है एडीपी से। क्रेटीन फास्फेट जब एडीपी से मिलेगा तो एटीपी बना देता है, ये एनर्जी का सोर्स है। तो इसलिए मसल्स में बहुत सारी एनर्जी ये एटीपी रीजनरेट करता रहता है। ये इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, इस स्ट्रक्चर को आप देखें, इसमें ये इनके बीच क्रॉस ब्रिज दिखाया है, ये थिक फिलामेंट दिया है, थिन फिलामेंट दिया, इनके बीच बॉन्डिंग है। नीचे वाला ये थिक फिलामेंट के चारों ओर ये 6 थिन फिलामेंट दिखाए हुए हैं। थिन फिलामेंट को सेकेंडरी फिलामेंट कहते हैं, थिक फिलामेंट को प्राइमरी फिलामेंट कहते हैं। ये इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम है, इसकी हम आगे जिक्र करेंगे। इसमें जेड लाइन पास पास आएगी, इसमें देखो एच जोन कुछ चौड़ा है, इसमें एच जोन और छोटा हो गया, इसमें एच जोन और छोटा हो गया। तो इस तरह से जो एच जोन है इसकी चौड़ाई घटती चली जाती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये हैक्सले ने जो थ्योरी दी थी, आज वही थ्योरी मानी जाती है। इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में एएफ हक्सले और एच ई हक्सले दोनों ने जो थ्योरी दी, उस थ्योरी पे ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन आज मानना जाता है। इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जब ऊपर से कोई मैसेज आता है, नर्व से मैसेज आता है, कोई न्यूरो ट्रांसमीटर छोड़ा जाता है, एसिटाइल कोलिन या एड्रेनलिन छोड़ा जाता है, तो यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होता है। और वो कैल्शियम आयन इनमें इस जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है इस पे वो कैल्शियम आयन आके जुड़ता है। जब वो कैल्शियम आयन जुड़ता है तो जुड़ने के बाद ये एक्टिव हो जाती है और यहाँ इस पे जो मायोसिन फाइबर है इसके हेड के ऊपर जो एटीपी बाइंडिंग साइड है वहाँ एटीपी जुड़ता है। एटीपी जब जुड़ेगा तो एटीपी के जुड़ने से एटीपी प्लस पी प्लस एनर्जी बनेगी। वो एनर्जी इसको आगे की ओर सरकाएगी। इसमें साइकिल देखो, इसमें ये साइकिल दिया है, मायोसिन हेड ये इस तरह से है, तो इधर सरकेंगे इनका ये जो ये एटीपी के इसके साथ जुड़ के बाद फिर इधर खींचेंगे, ये ऐसे आगे सरकेंगे। एक्शन पोटेंशियल से कैल्शियम आयन रिलीज हुए, ये कैल्शियम आयन इस पे जुड़े और कैल्शियम आयन जुड़ते ही यहाँ एटीपी ने इनको अपने साथ जोड़ा और जोड़ के बाद देखो ये यहाँ इधर सरकेगा, पीछे की बैक की ओर आएगा। तो इसके जो हेड है वो हेड इसका पीछे आएगा, हेड पीछे आएगा, इसके साथ ये जुड़े हुए हैं थिन फिलामेंट, तो थिन फिलामेंट भी पीछे सरकेंगे, तो थिन फिलामेंट क्लोज आ जाएंगे। जब एटीपी बाइंड करेगा तो इससे एक्टिन को रिलीज करके यहाँ से इसको पीछे की ओर सरकाएगा, पीछे सरकेगा तो फिर पीछे सरकने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इनके बीच का गैप कम हो जाएगा और इस तरह से ये थिन फिलामेंट को अपनी ओर खींच लेंगे और इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और जब एटीपी खत्म हो जाते तो क्रेटीन फास्फेट एटीपी को रीजनरेट कर देता है और कैल्शियम आयन वो जो जुड़े थे वो कैल्शियम आयन वहाँ वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, कैल्शियम आयन यहाँ जुड़ते हैं, एटीपी जुड़ते हैं। जब कैल्शियम आयन जुड़ेंगे ये एक्टिव हो जाता है और ये इसके साथ जुड़ जाता है, क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं और वो एटीपी इसको पीछे की ओर सरका देता है, फिर वहाँ क्रॉस बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से जेड लाइन पास पास आ जाती हैं और एक्टिन को अंदर की ओर खींच लेते हैं, जिससे सार्कोमियर छोटी पड़ जाती है। इसको कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब इसमें ए बैंड की जो लेंथ है वो उतनी रहती है, लेकिन एच जोन खत्म हो जाता है, एच जोन कम हो जाता है, फिर इसके तुरंत बाद ये मसल फिर से रिलैक्सेशन स्टेज में आती है, फिर ये वापस उसी स्टेज में चली जाती है। इसमें भी एटीपी की जरूरत पड़ती है। मसल्स में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन में भी रिलैक्सेशन में भी दोनों स्टेज में एटीपी की जरूरत पड़ती है और वो एटीपी मसल्स में स्टोर होते हैं और मसल्स में जब एटीपी खत्म हो जाता है तो क्रेटीन फास्फेट एटीपी को रीजनरेट कर लेता है और वो कैल्शियम आयन दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं और फिर जब मैसेज आएगा फिर से वो कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। इस तरह से कैल्शियम आयन के लिए पंप काम करता है, कैल्शियम आयन की साइकिल लगातार चलता रहता है। इस प्रकार से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहे। मसल्स में एटीपी बनाने के लिए ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है और वो ग्लाइकोजन भी वो स्टोर होने की वजह से वो ग्लाइकोजन थोड़ी समय के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो ग्लाइकोजन फिर से एनर्जी पैदा करता रहता है। लेकिन जब ज़्यादा देर तक मसल काम करती है तो वो ग्लाइकोजन एनएरोबिक कंडीशन में वो ऑक्सीडाइज होके और वो ग्लाइकोजन बना देता है वो लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से देखो इसमें ये फिर से वही साइकिल दोबारा आ गया, ये यहाँ एडीपी बनेंगे, ये थिन फिलामेंट इसके ऊपर आएंगे, ये पीछे जाएगा और इस तरह से ये स्लाइडिंग थ्योरी हो जाती है। इसमें जेड लाइन पास पास आ जाती हैं और आई बैंड लंबाई में कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से मसल छोटी हो जाती है। सारी मसल्स एक्साइटेबल होती हैं लेकिन इसमें फिर भी एक्साइटेशन की पोजीशन अलग अलग होती है, क्योंकि किसी में कम आयन, किसी में ज़्यादा आयन, किसी में कम फाइबर कॉन्टैक्ट करते हैं,
किसी में ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। एनर्जी मसल्स में मैंने बताया एटीपी से रिलीज होती है, और एटीपी से जब एडीपी बनते हैं उनको फास्फोक्रेटिन दोबारा एटीपी में रीजनरेट कर लेता है। ये इक्वेशन देखो, एडीपी प्लस फास्फोक्रेटिन ये बना देता है आपको एटीपी प्लस क्रेटीन। वो एटीपी बन के फिर क्रेटीन जब मसल रिलैक्स करती है, रेस्ट करती है, तो ये क्रेटीन फिर क्रेटीन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये भी खत्म हो जाते हैं तो मसल्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करके लैक्टिक एसिड बना देती है, और लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा बन जाता है मसल थक जाती है, मसल फटीग कहते हैं इसको। जब ये मसल फटीग हो जाती है उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। फिर ये जो लैक्टिक एसिड बना इसका रीजनरेट होता है, 1/5 भाग इस लैक्टिक एसिड का दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्टिंग पोजीशन में एटीपी बना देता है, और 4/5 लीवर में चली जाती है, और 4 ये लीवर में जाके फिर ये वो पानी के साथ मिल के ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद फिर से हमारी मसल उसी फॉर्म में आ जाती है, और इस प्रकार से इसका ऑक्सीडाइज होता है। इसको हम कोर्टी साइकिल कहते हैं। मसल्स में लैक्टिक एसिड का 1/5 और 4/5 में डिवाइड होके और ये ऑक्सीडाइज हो जाना। मसल्स में जब ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तो ये फटीग, मसल फटीग कर जाती है। मसल्स में जितनी मात्रा में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट क्या होते हैं कि जब मसल्स बाहर से नेगेटिव होती है, अंदर से पॉजिटिव होती है रेस्टिंग पोटेंशियल में, इस स्टेज में मसल्स में पोटेशियम और सोडियम आयन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। वास्तव में इसकी परमेबिलिटी अलग होती है। ये सोडियम आयन के लिए कम परमेबल होती है और पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमेबल होती है। लेकिन जब इसमें कोई मैसेज आता है, जब इम्पल्स आती है, तो ये परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये जो अंदर से नेगेटिव चार्ज हो जाते, बाहर से पॉजिटिव चार्ज हो जाते, क्योंकि आयनों का ये आयन पंप काम करता है इसमें एक्शन पोटेंशियल में, जिससे कि इसमें से जो रिवर्सिबिलिटी है, जो परमेबिलिटी है, वो रिवर्स होने की वजह से, और कैल्शियम आयन उस टाइम रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ये कैल्शियम आयन इस पर बाइंड करके वही साइकिल चलता रहता है। कैल्शियम आयन का इसमें बहुत बड़ा रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अगर कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं करती। तो इस तरह से फिर ये एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़ के क्रॉस बॉन्ड बना के ये क्रॉसिंग करके इनमें आपस में बॉन्ड बन जाते हैं, और ये इस प्रकार से एक के ऊपर एक ये बॉन्डिंग करके ये मसल्स लगातार काम कर रहे हैं। इसके जो हेड में एटीपीएज एंजाइम होता है जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एडीपी प्लस पी बना देता है। मसल्स की एफिशिएंसी 50 से 70% है। हर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी मात्रा में हीट पैदा होती है, इसलिए मसल्स पूरी तरह से काम नहीं करती। मसल्स में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट जाती है। जब हम काम करते हैं, आपने देखा होगा, जब हम दौड़ते हैं गर्म हो जाते हैं, पसीना भी आ जाता है कई बार, तो मसल्स में इसलिए ये 100% एफिशिएंसी मसल्स की नहीं है। हमारी मसल्स में भी कुछ एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट होती है। बायोमोलिक्यूल में से मसल्स की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, एंजाइम की जरूरत पड़ती है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों आयन का इसमें कंट्रीब्यूशन है। सोडियम पोटेशियम आयन तो मसल्स के अंदर होते हैं और कैल्शियम आयन मसल्स के बाहर से इसमें मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद रेड और वाइट मसल फाइबर की बात करें। मसल फाइबर दो तरह के होते हैं, एक रेड फाइबर, एक वाइट फाइबर। रेड फाइबर वे होते हैं जिनमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होती है, वाइट फाइबर होते हैं जिनमें मायोग्लोबिन कम होती है। मसल्स में एक पिगमेंट होता है जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं, और इस मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन हर मसल्स में अलग अलग होती है। जिन मसल्स में कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनमें रेड फाइबर ज़्यादा होते हैं, तो वो आदमी लंबे समय तक धीरे धीरे काम कर देते हैं। जिनमें वाइट मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं वो कम टाइम तक बड़ा फास्ट काम कर सकते हैं। इसका खेल में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों रेड और वाइट मसल फाइबर में डिफरेंस है। इसका डिफरेंस, रेड मसल फाइबर थोड़े से पतले होते हैं, वाइट मसल फाइबर थोड़े से मोटे होते हैं। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, वाइट में कम होते हैं। रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, वाइट में कम होता है। रेड मसल फाइबर में ब्लड वेसल ज़्यादा होती हैं, वाइट में कम होती हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रेड में कम होता है, वाइट में थोड़ा ज़्यादा होता है। रेड मसल फाइबर वाले आदमी जल्दी से नहीं थकते, वो धीरे धीरे लंबे समय तक काम कर जाते हैं, जबकि वाइट मसल वाले आदमी जल्दी थक जाते हैं, वो कम टाइम के लिए फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। मसल्स के अंदर जो सेलुलर बेसिस है, इसमें मसल्स में जो बैंड की हम बात करें वो ए, आई, जेड और एस बैंड होते हैं। मसल की यूनिट को हम सार्कोमियर कहते हैं। इसमें 6 बंडल होते हैं। जेड डिस्क में प्रोटीन होती हैं जो प्लेट के रूप में होती हैं मसल्स में, और इस तरह से मसल्स में डबल एडिड वो थिक फिलामेंट था, उसमें हमने बात की थी पहले। उसमें एक तो था आपके यहाँ एटीपी जुड़ने के लिए, दूसरा था उसमें ये एक्टिन प्रोटीन जुड़ने के लिए।
मसल के इन फाइबर को पास पास रखने के लिए नेबुलिन प्रोटीन और टाइटिन प्रोटीन होती है, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने नेट से अलग से इसको लिया हुआ है। और ये जो फिलामेंट हैं इसमें एक को 6 फिलामेंट घेरते हैं। सार्कोमियर इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और इस तरह से मसल्स में ये साइकिल चलता रहता है। मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये कैल्शियम आयन इकट्ठे रहते हैं। जब मसल कॉन्टैक्ट करती है तो इसमें क्रॉस ब्रिज बनता है। क्रॉस ब्रिज एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच में बनता है, जिससे मसल लगातार कॉन्टैक्ट करती रहती है और इस प्रकार से मसल चलती रहती है। मसल्स की जो थिकनेस है वो 2 माइक्रोमीटर के आसपास ही कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद रह जाती है, जब ओवरलैप हो जाती है, और इस प्रकार से इससे छोटी मसल्स नहीं होती। और मसल्स के अंदर ये मायोफाइब्रेट कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं, जिससे मसल्स मूवमेंट करती रहती है। ये हमारा मसल्स की स्ट्रक्चर और वर्किंग था। ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है और ये कॉन्ट्रैक्शन आपके पेपर में ज़रूर आया करता है। ये सारे डायग्राम देख के आराम से इनकी प्रैक्टिस करें, इनको बनाएं। ये बहुत मुश्किल और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्राम की प्रैक्टिस करें।